नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेवकूफ़ सास की बेइज्जती। स्नेहा बहू, ज़्यादा जबान मत चला, नहीं तो मुझे जबान खींचना भी आता है। तुम्हारी माँ क्या जाने समधन की खातिरदारी कैसे की जाती है। तेरे मायके वाले ने कभी कुछ दिया है लिफाफे में? बस नाम लिखकर 500 रुपल्ला पकड़ा देते हैं मुझको। किसी तीज त्यौहार पर या तो कोई रखी रखाई पुरानी साड़ी अलमारी से निकाल कर दे देते हैं। तुझे तो मेरा टेस्ट पता ही नहीं है। वह साड़ी मैं पहनती भी नहीं, अपने काम वाली को दे देती हूँ, वह भी मुंह बनाते हुए लेती है। बहू, बुरा लग रहा है तो लगे, पर मैं अपनी समधन को ऐसा कुछ नहीं देने वाली। चुपचाप अलमारी से 20,000 रुपये ला कर दे। मुझे अपनी समधन के लिए कांजीवरम साड़ी खरीदने बाजार जाना है। मैं जो कहती हूँ वही करना होगा। आज तक मेरी बात इस घर में किसी ने काटी नहीं है। बहू, तुम्हारी माँ रखी हुई साड़ी दे देती है। तेरे मायके में यह सब चलता होगा, पर मैं तो अपने समधन को ब्रांडेड और अच्छी साड़ी ही खरीद कर दूंगी। मेरे घर में यह नहीं चलेगा। शुभम बेटे से मैंने बात कर ली है। अरे, मैंने तो एसी देने का सोचा था। अभी शादी में इतना खर्च हुआ है, हाथ तंग है, इसीलिए अभी नहीं दूंगी। बेटी की शादी में दहेज में उसको एक एसी दिया था। उसकी सास उसके कमरे में बैठकर एसी की हवा खाती हैं, उससे बहुत खुश होती हैं। कोई काम उसे छूने नहीं देती। अच्छा इमेज पड़ा है मेरे दहेज का, और सारा काम जेठानी से करवाती हैं। मेरी बेटी सोनम तो राज कर रही है। ऐसे ही मैं छोटी छोटी भेंटें देती रहूँगी तो उसे कोई काम छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखना, सुंदर सी साड़ी लाकर मैं सोनम की सास को खुश कर दूंगी। उसकी सास उसे खुश रहेंगी, तभी तो मेरी बेटी वहाँ खुशी से रह पाएगी। अब अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत करना। अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर स्नेहा का गला भर आया। उसका माथा ठनका। उसे बहुत गुस्सा भी आया। वह झट से गई, अलमारी खोली और सासू माँ के हाथों में पूरे पैसे रख दिए। वह नोटों की गड्डी हिलाते, मुंह बनाते हुए इतरा कर बाजार चली गई। बात छोटी सी थी। नीलम जी की छोटी बेटी सोनम की शादी के 1 महीने बाद ही ससुराल में उसका पहला जन्मदिन था, और ससुराल वालों ने सोनम के जन्मदिन के अवसर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी और सोनम के मायके वालों को इनविटेशन भेजा था। इन सब के पीछे उनका मकसद यही था कि पार्टी होगी, खूब भर भर के नीलम जी अपनी बेटी को सोने चांदी से लाद देंगी। इसी लालच से उन्होंने यह पार्टी रखी थी, और नीलम जी तो अपनी बेटी को सब कुछ देना भी चाहती थी। अगर स्नेहा मना करती तो सास नीलम जी हंगामा मचा देती और बेटा भी चुप होकर उन्हीं की बात मानता, क्योंकि सासू माँ की ही घर में चलती थी। नीलम जी ने जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए सोने की मोटी चैन सोनम के लिए बनवा ली थी, और वह उसकी सास को भी महंगी साड़ी, ससुर को घड़ी, जेठानी को 200 रुपये की साड़ी देना चाहती थी। हमेशा सोनम की जेठानी को 100-200 की साड़ी पकड़ाती थी, और सोनम अपने ससुराल में झूठ बोल देती थी कि मेरी माँ ने 2000 की साड़ी दी है। बेचारी जेठानी तो गरीब और गांव की थी, वह भी बहुत सीधी थी। सोनम अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों से पट्टी पढ़ाती, बेचारी उसे सच मान लेती, और सोनम उन्हें बेवकूफ़ बना बना कर उपहार देती रहती। बदले में उन्हें किचन में झोंके रहती, वह किचन में कदम भी न रखती। यह सारी बातें वह अपनी माँ को फ़ोन पर रात को बातों बातों में बताती थी। बहू स्नेहा आते जाते या कभी सासू माँ के कमरे में दूध देते हुए उसके कानों में थोड़ी थोड़ी बात पड़ती रहती थी। खैर, स्नेहा ने सास को समझाया कि दीदी का जन्मदिन है तो उसके सास ससुर, देवर या खानदान भर को उपहार देने की क्या ज़रूरत है, ऐसे तो हम लुट जाएंगे। पर नीलम जी बेटी के मुंह में समझना ही नहीं चाहती थी। उन्हें तो अपनी समधन जी को किसी हाल में बस खुश रखना था। वह उन्हें किसी न किसी बहाने से उपहार भेजी देती थी, कभी होली के बहाने तो कभी कुछ। टोकरे भर भर के फल मेवे भेजती ही रहती थी। खाना बनाने के बाद स्नेहा कमरे में गई
और 6-7 साड़ी ले आई और अपनी सासू माँ को दिखाने लगी। नीलम जी हैरत से बोली, यह सब क्या है बहू? माँ जी, सोनम दी की शादी में बहुत सी साड़ियाँ मिली थी जो वह अपने साथ नहीं ले गई। इनमें से कोई उनकी सासू माँ को दे दीजिए। इतना सुनते ही नीलम जी भड़क उठी। माँ जी, घर में इतनी साड़ी होते हुए आपको खरीदने की क्या ज़रूरत है? यही यूज़ कर लीजिए और कांजीवरम साड़ी मत खरीदिए, यह सब पड़े पड़े बेकार हो जाएंगी। इस बात पर नीलम जी स्नेहा से चिढ़ गई। बहू, अपनी नसीहत अपने पास रख और मैं अपनी नई समधन को अच्छी और महंगी साड़ी भेजूंगी, सड़क की उठाई हुई नहीं। अब समझ में आया, तेरी माँ ऐसा ही करती हैं, तू यही अपने मायके से सीख कर आई है। मेरे लिए तेरी माँ हमेशा घटिया साड़ी भेजती है। यह बात कहकर नीलम जी ने आज फिर स्नेहा के मायके वालों का अपमान भी कर दिया और यह भी जता दिया कि तेरी माँ तो घटिया साड़ियाँ ही भेजती हैं। फिर ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। घर में कभी खाने को लेकर, कभी रहन सहन को लेकर नीलम जी आदतन स्नेहा के मायके वालों को घसीट ही लेती थी। उनकी यही बात स्नेहा के दिल को बहुत चुभती थी। अपने पति को कोई भी बात की खबर भी न होने देती, अकेली घुट घुट के जीती। उसे लगता समधन जी को देने में बुराई नहीं थी, देना चाहिए, पर अपनी औकात में रहकर जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यह नहीं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बेटी का घर भरने के लिए बेटे का दिवाला नहीं निकालना चाहिए। हर समय महंगे महंगे उपहार नहीं देने चाहिए। पर नीलम जी को यह सब बकवास लगता, न ही कुछ समझने को तैयार होती। स्नेहा की अभी 2 साल पहले ही शुभम से शादी हुई थी। शुभम के पिता की मृत्यु कुछ साल पहले हार्ट अटैक के कारण हो गई थी। ऐसे कठिन परिस्थिति में नीलम जी ने ही तीनों बच्चों को संभाला। हालांकि नीलम जी के सास ससुर छोटे बेटे के साथ गांव में रहती थी, पर नीलम जी को गांव का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वह शहर में ही अपने बच्चों के साथ रह रही थी। नीलम जी की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी कोलकाता में हुई थी। मुश्किल से लखनऊ 2 साल में एक बार आती थी। छोटी बेटी की शादी उन्होंने दूर दराज न करके लखनऊ शहर में किया, ताकि वह उनकी आंखों के पास रहे, जब बुलाए तो मायके आ जाए। इसीलिए वह समधन जी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ भेंटें देती रहती थी, ताकि वह उनकी बेटी को महारानी बनाकर रखे। नीलम जी चाहती थी कि पहले बहू आए, ताकि वह घर गृहस्थी संभाले, उसके ऊपर किचन की बागडोर सौंप कर वह अपनी बेटी के साथ जिंदगी मज़े से जी सके। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे शुभम के लिए स्नेहा जैसी मिडिल क्लास की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाई, ताकि वह उसे दबा सके और घर का सारा काम करवा सके। और तो और उसके मायके से आई हुई चीज़ों पर हर समय नुक्स निकाल कर बहू की बेइज्जती करने से बाज नहीं आती थी। बड़ी बेटी श्रद्धा से जब बात होती तो वह उन्हें ऐसा करने से मना करती, लेकिन नीलम जी एक न सुनती। शुभम की शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने अपनी बेटी सोनम के हाथ पीले कर दिए और शुभम ने बेटे होने का फ़र्ज अच्छे से निभाया। अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे से की। माँ ने जो जो दहेज का लिस्ट दिया, एसी, फ्रिज, गाड़ी और लाख नकद रुपया सब दिए। पिताजी की तो सेविंग बची नहीं थी, क्योंकि बड़ी बहन की शादी और पिताजी की अचानक मौत से माँ की भी तबीयत सही नहीं रहती थी, तो सारे पैसे इलाज और रोज़मर्रा में ही खत्म हो गए। नीलम जी की बेटी सोनम शादी से बेहद खुश थी, और हो क्यों ना, लड़का इंजीनियर और पढ़ा लिखा था। दहेज भर कर बेटी के ससुराल में दिया गया था। यहाँ तक कि ससुराल में काम करने वाली काम वाली बाई को भी अच्छी साड़ी दी थी। उनका मानना था, अगर भर भर कर देंगे, सास खुश तो बेटी खुश। सास उसे खूब लाड चाव लगाएगी, कोई काम नहीं छूने देगी, प्यार करेगी, खूब इज्जत और सम्मान देगी। बेटी को जितना दोगे उतना ही उसे ससुराल में प्यार और सम्मान मिलेगा। नीलम जी सोचती, बहू को बहुत चिढ़न मचती है जब भी मैं बेटी को महंगे सामान देती हूँ। स्नेहा के कहने का मकसद यह हरगिज़ नहीं था
कि बेटी के घर कुछ सामान न दिया जाए, पर जो मन आए वह उठा कर दे दो, अनाप शनाप महंगे महंगे गिफ्ट दो। अपनी हैसियत से बढ़कर देना कहाँ की समझदारी है, वो तो मूर्खता ही है। ऐसे में घर का बजट भी प्रभावित होता था। वह चाहती थी कि घर की कुछ सेविंग तो हो, पर सासू माँ की बेफिजूल खर्चे से घर में सेविंग नहीं हो पाती थी। एक दिन सोनम का फ़ोन आया कि वह 2-4 घंटे के लिए अपने सास ससुर के साथ घर आएगी, क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार के घर शादी है जो कि मायके के पास है। इतना सुनना था कि वह पैसे की डिमांड करने लगी कि नया डाइनिंग टेबल लाऊंगी। घर में स्नेहा बोली, माँ जी, डाइनिंग टेबल की क्या ज़रूरत है, सोफ़ा सेट और टेबल तो है ना। बहू, तुम्हारे घर में समधन का कैसे स्वागत सत्कार किया जाता है यह तो मैं देख चुकी हूँ, पर मैं तो शान शौकत से करूँगी, तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं। अभी तो माँ जी शादी में इतना पैसा पानी की तरह बहाया गया है बेटा, इसीलिए तो मैं उस समय नहीं लाई थी। पर अब नहीं, अब समधनों का घर में आना जाना लगा ही रहेगा। कभी डिनर पर बुलाऊंगी तो कभी किसी तीज त्यौहार पर, तो मुझे तो डाइनिंग टेबल खरीदना ही है। रही बात खर्च की, तो अगर मेरी बड़ी बेटी घर आती तो क्या खर्च ना होता। यह तो शुक्र मनाओ कि उसके सास ससुर बूढ़े हैं, कभी आना जाना हुआ ही नहीं, इसीलिए घर में कभी कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं हुई। खैर, वह दिन आ गया जब सोनम के सास ससुर और ननद सब उनसे कुछ घंटे के लिए मिलने आए, तो स्नेहा ने सबको प्रेम से नाश्ता करवाया, अपने हाथों से सबके लिए ड्रिंक्स बनाया और उनसे बातचीत करने के लिए बैठ गई। तो इशारे से नीलम जी ने उसको आंख दिखाते हुए किचन में बुलाया। यह क्या बहू, बस नाश्ता करा के तुम बतियाने बैठ गई? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि समधन लोगों का स्वागत अच्छा अच्छा पकवान खिलाने से किया जाता है? पर माँ जी, उन्होंने तो कहा है पेट भरा है, क्योंकि वह तो शादी वाले घर से खाना खाकर आए हैं। वह तो बड़ी मुश्किल से सॉफ्ट ड्रिंक्स ही पिए हैं और आप खाना बनाने के लिए कह रही हैं। बहू, अभी वह 2-4 घंटे रहेंगे और जब जाने लगेंगे तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उनसे खाना पूछूं। इसीलिए तुम अपना दिमाग लगाना बंद करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। उन्हें यह ना लगे कि बस खाना पूछने की फॉर्मेलिटी की है, खाना तो बनाया ही नहीं। यह सब तुम्हारे मायके में चलता होगा, इसीलिए खाना पूछने का दिखावा नहीं करना है, बल्कि थाली में परोस कर उनके आगे रखना है। 3 तरह की सब्जियां, पुलाव, रायता, पापड़, सलाद सब तैयार रखो। आखिर वह पहली बार खाने पर आई हैं। ओफ ओफ, आज ही शुभम को मीटिंग में जाना था, उससे बोला था ऑफिस से छुट्टी ले ले। समधी समधन घर आ रही हैं, उनका स्वागत सत्कार करना होगा। अब मुझे ही मिठाई लाने जाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, अभी वह रेस्ट कर रही हैं, मैं बाजार जाकर पहले 4 तरह की मिठाइयाँ भी लेकर आती हूँ। आखिर मेरी बेटी के इज्जत का सवाल है। बहू, जरा पर्स से पैसे निकाल कर देना। जब सोनम के सास ससुर 1 घंटे बाद रेस्ट करके जाने लगे, तो स्नेहा ने बिना पूछे फटाफट डाइनिंग टेबल में सबके लिए खाना लगा दिया और गरम गरम पूड़ी छान कर ले आई। खाना देखते ही सोनम के सास ससुर बोले, पेट तो एकदम भरा है बहू, आपने खामखा समधन जी बहू को परेशान किया। हमने तो आपसे पहले बोला था शादी अटेंड करने आए हैं। वह तो सोनम बिटिया का आपसे मिलने का मन हुआ तो हम भी चले आए। अब वहाँ नहीं खाएंगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा, पर अगली बार हम वादा करते हैं हम ज़रूर आपके यहाँ खाना खाकर जाएंगे। देर रात शादी अटेंड करके हम अपने घर को चले जाएंगे। इतना कहकर वह जाने लगे तो सोनम अपनी माँ को घूरने लगी। नीलम जी को समझते देर न लगी, वह बहू को एक कोने ले गई और खुसुर फुसुर करने लगी। बहू, लिफाफा तैयार है ना? हाँ माँ जी, मैंने लिफाफा तैयार रखा है। कितने रुपए डाले हैं? 1000 रुपया। यह क्या 1000 रुपये? तो हम तो नौकरों को भी नहीं देते, यह सब तुम अपने मायके से सीख कर आई हो, इसीलिए पूछा। जाओ 1000 के नोट निकाल कर 5000 रुपये डाल के दो और सास को एक साड़ी भी पकड़ा दो। आखिर सोनम बिटिया के मायके के रुतबे का सवाल है, उन्हें भी तो पता चले हमारे यहाँ
समधी समधन का कितना खातिरदारी होता है। अब तो स्नेहा का दिमाग ठनक गया। वह बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर घर में आए हुए मेहमानों के सामने अपने सास की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप हो गई। और जब वह चले गए तो थोड़ी देर बाद नीलम जी ने सोनम बिटिया को फ़ोन लगाया। हाँ सोनम बिटिया, तेरे सास ससुर कुछ कह रहे थे क्या? कहीं कोई स्वागत में कमी तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, सब ठीक था, पर आपने सासू माँ को साड़ी दिया पर पापा को कुछ नहीं दिया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। तू चिंता मत कर बेटा, शुभम घर आएगा तो हम तेरे ससुर के लिए कपड़ा खरीद कर तेरे घर भिजवा देंगे। अब तो ठीक है ना? हाँ माँ, आपने एकदम सही कहा। अच्छा माँ, फ़ोन रखती हूँ, मुझे बारात में जाना है। ठीक है बेटा, तू शादी एंजॉय कर। नीलम जी अपनी समधी समधन की आवभगत से बड़ी खुश थी, पर इधर बहू स्नेहा का दिल जला जा रहा था इतना सारा खाना देखकर, क्योंकि घर में तो 3 ही लोग थे और शुभम अपनी मीटिंग में गया था, तो देर रात आएगा वह भी खाना खाकर। अब इतने सारे खाने का वह क्या करे? व्यर्थ में इतनी मेहनत करवा दी, पैसे भी खर्च किए अलग से। गुस्से में बौखलाई हुई स्नेहा किचन से सासू माँ के कमरे में गई। उन्हें 2 बात जरूर सुनाएगी, पर उसी समय शुभम आ गया और इशारों में उसने मना कर दिया, तो वह कमरे में जाते जाते उसके कदम रुक से गए। एक दिन स्नेहा घर की साफ सफाई कर रही थी। उसे सफाई में एक अलमारी में सासू माँ के थोड़े पुराने गाउन सलवार सूट मिले, जिसकी सिलाई थोड़ी सी खुली थी। तो उसने मन में सोचा, शायद सिलाई खुलने से सासू माँ पहन नहीं रही हैं, तो वह अपने मायके से लाई हुई सिलाई मशीन से उनके सारे कपड़ों की सिलाई कर देती है और जाकर सासू माँ से कहती है, कपड़े तो एकदम नए जैसे बन गए, थोड़ी सी सिलन खुली थी, मैंने सिल दिया, अब यह एकदम मजबूत हो गए हैं। नीलम जी तो जैसे ताना सुनाने के लिए तैयार बैठी थी। यह सब तेरे मायके में चलता होगा, तेरे मायके में ऐसे ही फटे पुराने कपड़े बार बार सिलकर पहने जाते होंगे, पर मेरे घर में नहीं। मैं एकदम नए और अच्छे कपड़े पहनती हूँ, तभी तुझे आदत है। कंजूसी की हद हो गई। बाजार में इतने सुंदर गाउन कुर्ते मिलते हैं, और अब तो बेटा भी कितना कमा रहा है, मैं तो दोनों हाथों से लुटाती हूँ, तुम बेकार में कंजूसी करती हो। वैसे भी मैं कहने वाली थी कि मेरे लिए ऑनलाइन 2 नए गाउन ऑर्डर कर दो। गर्मी बहुत पड़ रही है और यह सब मैं नहीं पहनने वाली। अगर तुम्हें लेना है तो ले सकती हो। नीलम जी तो ठहरी मुंहफट बोलकर अपनी बेटी से फ़ोन पर बातें करने लगी। हाँ सोनम, तुझे भी गाउन चाहिए क्या? नाइट ड्रेस मैं अपने लिए मंगा रही हूँ, तो सोचा तुम्हारे लिए भी शुभम से कहकर मंगा दूँ। आज तो स्नेहा की आंखें आंसुओं से लबालब भर आई। उस दिन उसने कुछ खाया नहीं, सारा दिन उदास रही। जब रात को शुभम आया तो बोला, जानू क्या हुआ, आज तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? पति के कंधे पर हाथ रखते ही स्नेहा सिसक सिसक कर रोने लगी और अपने सारे दर्द बयां करने लगी। बुरा तो शुभम को भी लग रहा था, पर माँ के आगे मजबूर था। अगर कुछ सास बहू के मामले में बोलता तो माँ कहती, बेटा तो एकदम बदल गया है, बीबी के आने से जोरू का गुलाम हो गया है, अपने माँ से खर्च का हिसाब ले रहा है। शुभम उसकी पीड़ा समझ रहा था, इसीलिए वह बोला, जो भी करना हो समझदारी से करो, ताकि माँ को कोई तकलीफ न हो। मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, पर क्या करूँ? पापा के जाने के बाद माँ ने बहुत दर्द सहे हैं और हम तीनों भाई बहनों की परवरिश की है। अब मैं अच्छा कमा रहा हूँ तो अपने सारे शौक़ पूरा करना चाहती हैं। पर शुभम, शौक़ पूरा करें, किसने मना किया है? पर बेफिजुल खर्च, यहाँ तो आपके घर का नियम ही उल्टा है। सब घर में बहुएं पैसे उड़ाती हैं, बर्बाद करती हैं, किटी पार्टी में जाती हैं, शॉपिंग जाती हैं। पर यहाँ तो कहानी कुछ और है। यहाँ तो सास मनमानी खर्च करती है, घर की बजट का कोई ध्यान नहीं है। मैं उनकी बहू हूँ, मुझे जो कहना है कहे, पर बार बार मेरे माँ बाप और मायके को घसीट कर बीच में लाना बर्दाश्त नहीं होता है। शुभम ने उसे समझाया और उसके कान में कुछ धीरे से कहने लगा। समय ऐसे बीतता गया। कुछ दिन बाद नीलम जी के मायके उनके भाई के बेटे का शादी पड़ा।
उनकी दोनों बेटियों को भी निमंत्रण दिया गया। बड़ी बेटी श्रद्धा भी कोलकाता से आई। उनकी सासू माँ कौशल्या देवी भी गांव से शादी में शामिल होने को आई थी। सोनम भी पहुंच गई। सब एक दिन आगे पीछे नीलम जी के घर पहुंचे। कौशल्या देवी शुभम की पत्नी स्नेहा को शादी के बाद अब मिली थी। उन्होंने स्नेहा को ढेरों आशीर्वाद दिया और सबके लिए गांव से तरह तरह के मीठा, अचार, शुद्ध सब्जियां लेकर आई थी। स्नेहा सबकी खातिरदारी में सुबह से लगी थी। स्नेहा दादी सास जो झोले में सब्जियां भर कर गाँव से लाई थी, उनका सब्जी बनाने के लिए किचन में झोला उठाकर ले गई तो नीलम जी पीछे पीछे किचन में पहुंच गई। क्या बहू, हमारे यहाँ मेहमान के लाए हुए सामानों को उनके सामने ही नहीं बनाते। शुभम से बोलकर बाजार से दूसरी सब्जियां मंगा लो। यह सब तुम्हारे मायके में ही चलता होगा। हमारे यहाँ मेहमान के सामने उनकी लाई हुई मिठाई और सब्जियों को नहीं परोसते। मम्मी जी, कल हमें रात को शादी में जाना है। नीलम ने कहा, यह सब सब्जियां खराब हो जाएंगी तो मैंने सोचा आज ही उसे पकाकर दीदी लोगों को खिला देती हूँ। फिर दादी तो घर की हैं, मेहमान नहीं। बहू, क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो। एक बार कह दिया ना, हमारे स्टेटस का भी सवाल होता है। हमारे यहाँ यह सब नहीं होता। दूर खड़ी दादी सास यह सब सुन रही थी। उन्होंने सोचा अब तो नीलम का दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। जब से आई हूँ देख रही हूँ हर समय नीलम अपनी बहू को तंग कर रही है। अब समय आ गया है कि इसको भी अच्छे से सबक सिखाऊं। खाना हो जाने के बाद दादी सास स्नेहा के कमरे में गई। जो उपहार लाई थी वह उसको दिया और कहा, बहू तेरे चेहरे का नूर कहाँ गायब है। स्नेहा कुछ न बोली तो दादी सास बोली, मैंने सब सुन लिया है बहू, तू परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ। अब तो नीलम की छुट्टी कर दूंगी। आखिर वह मेरी बहू है और मैं उसकी सास हूँ, तू चिंता मत कर। दूसरे दिन सब शादी अटेंड करने के लिए लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना हो गए। शादी में पहुँचे तो नीलम जी की माँ, पिता, भाई बहन, भाभी सब स्वागत के लिए आए। शादी के माहौल में भीड़ भाड़ थी तो दादी सास को चाय समय पर नहीं मिली तो उनका सिर दर्द करने लगा। तो उन्होंने सबके सामने नीलम जी को बोला, बहू तेरे मायके में कैसे लोग हैं, तेरी माँ कैसी है। इन्हें तो पता ही नहीं है कि समधन आई है तो गरम गरम चाय और कुछ खाने को तो दे। यह सब तेरे मायके में ही चलता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तू रुक, अभी मैं उनकी खबर लेती हूँ। नहीं नहीं अम्मा जी, शादी ब्याह का घर है, देर सवेर तो हो ही जाता है। सब रस्मों में बिजी है। पहली बार स्नेहा और शुभम दादी को देखकर मुस्कुरा उठे, पर उनकी बेटी सोनम को दादी का बर्ताव बुरा लगा। खैर देर सवेर सब ने खाना खाया। उसके बाद बारात उठने को थी। अब दूल्हे की नज़र उतारने की बारी आई तो नीलम जी को बुलाया गया। घोड़े पर चढ़ने से पहले नीलम जी ने अपने भतीजे का नज़र उतारा और दूल्हे की आंखों में काजल लगाया तो उनके भैया भाभी ने शगुन का लिफाफा उनके हाथ में दिया तो लपक कर दादी सास ने अपने हाथों में ले लिया। अम्मा जी, यह शगुन बेटियों को मिलता है, मेरे मायके का शगुन है। हाँ हाँ बहू, मैं तुम्हारा शगुन खा नहीं जाऊंगी। मैं तो देख रही हूँ तुम्हारे भाई ने कितना दिया है। अरे यह क्या, यह तो सिर्फ 1000 रुपये हैं। सिर्फ 1000 रुपये, यह सब तुम्हारे मायके में ही चलता होगा। हमारे यहाँ तो भर भर के नोटों की गड्डियाँ दी जाती हैं। सब मेहमानों के सामने दादी सास ने नीलम जी के मायके की बेइज्जती कर दी। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वह अम्मा जी को बोली, शांत हो जाइए अम्मा जी, हम बाद में बात करते हैं। पर अम्मा जी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीलम जी का दिल आग के गोले की तरह सुलग रहा था। किसी नागिन की तरह वह फुफकार रही थी, अम्मा जी को आज खड़ा निगल जाएंगी। पर अम्मा जी को तो दबाना इतना आसान काम नहीं था। खैर शादी में वह हर समय नीलम जी और उनके मायके की बेइज्जती करने से बाज नहीं आ रही थी। हर समय उनके मायके वालों के ताने मारे जा रही थी। ये कैसी मिठाई है, कोई स्वाद नहीं है। कभी खाने को लेकर तो कभी उनके पहनावे को लेकर। अब तो नीलम जी का माथा ठनक गया। मन ही मन सोचने लगी, अम्मा जैसी आफत को भैया ने शादी पर क्यों बुलाया।
शादी बीतते ही वह सुबह सुबह ही अपने घर को लिए रवाना हो गई। उनके भैया भाभी और मम्मी पापा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर नीलम जी की आंखों में आंसू था जो वह छुपाए पड़ी थी। चलते चलते उनके मम्मी पापा ने बारात में शामिल हुए सब मेहमानों को कोई न कोई उपहार दिया, जिसे लेकर नीलम जी अपने परिवार सहित अपने घर चली आईं। नीलम जी रास्ते भर उदास थी। कहीं न कहीं वह कुछ सोच रही थी और उधर से कौशल्या जी और स्नेहा के मन में लड्डू फूट रहे थे। घर पहुँचते ही स्नेहा किचन से सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाकर ले आई। सब हॉल में बैठे थे। टीवी पर सास बहू का शो चल रहा था। शादी के पाए हुए उपहार को बारी बारी से खोला जा रहा था। श्रद्धा अपने उपहार को देखकर बड़ी खुश थी। अब बारी आई दादी सास के उपहार को खोलने की। दादी सास बहुत उत्साहित होकर अपना गिफ्ट खोल रही थी। देखा तो सस्ती सी साड़ी। फिर से वह तमाशा करने में उतारू हो गई। बहू नीलम देख, तेरे मायके से कैसी रखी हुई साड़ी मुझे मिली है। छी छी, यह सब तेरे मायके में ही चलता होगा। हमारे यहाँ तो महंगी साड़ियाँ समधन को देते हैं, ताकि बेटियों का ससुराल में उनका मान रहे, इज्जत रहे। यह नहीं कि रखा हुआ साड़ी दे दे। अब यह सब साड़ी तो मैं अपने काम वाली को भी नहीं दूँ। हालांकि मैं गांव की हूँ, पर मेरा स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है। मैं ऐसी वैसी साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। ले तू ही इसे पहन, अपने मायके की साड़ी। मुझे नहीं चाहिए। अब तो नीलम जी के सब्र का बांध टूट पड़ा। अम्मा जी, आप कैसे व्यवहार कर रही हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे कहिए। बार बार मेरे मायके को बीच में क्यों घसीट कर ला रही हैं? आखिर मेरे मायके वालों ने क्या बिगाड़ा है आपका? हर समय मेरे भाई माँ को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हैं। शादी में भी आपने सारे मेहमान के सामने तमाशा कर दिया। आपने सोचा है कितना बुरा लगा होगा उनको? सारे मेहमान मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि कैसी सास है आप। बहू, क्या तूने सोचा है तेरी बहू को कितना बुरा लगा होगा, जो तू 2 साल से उसके मायके के पीछे पड़ी है? कुछ गलती हुई हो तो उसको बोल, प्यार से समझा। पर तू तो बार बार बात बात पर उसके मायकों को घसीट कर ले आती है। वही आज मैंने किया। तब तुम्हें समझ में आया कि कितना बुरा लगता है, दिल को कितनी तकलीफ होती है। तू उसकी सास है, सास माँ जैसी होती है। तू इस तरीके से उखड़ उखड़ कर बात करेगी, हर समय उसके मायके वालों की बुराई करेगी, ताना देगी, मीन मेख निकालेगी, तो उसके दिल में तेरे लिए इज्जत कम हो जाएगी और वह तुझे कभी मान सम्मान नहीं दे पाएगी। बहू, अपनी बहू से इज्जत पाना चाहती हो तो पहले इज्जत देना सीख। उसे प्यार दे तो तुझे वही बुढ़ापे में मिलेगा। रही बात भर भर कर देने की, बेटी को जिसे ससुराल में उसका मान रहे, उसे काम न करना पड़े, यह सब तेरी बेवकूफ़ी है। सोनम को क्या शिक्षा दे रही है? उसकी सास को खुश करने के लिए महंगे महंगे तोहफे दे रही है, अपने घर का बजट बिगाड़ रही है। अरे सड़क पर आ जाएगी। शुक्र मना, तेरा बेटा कितना अच्छा है कि तुझे कुछ बोलता नहीं। सोनम की शादी में कोई कमी नहीं होने दी, पर हर समय कुछ न कुछ भर भर कर टोकरे भेजती रहेगी तो सास ससुर का लालच बढ़ जाएगा और फिर वह एक दिन डिमांड खुद से करेंगे। तू तो दहेज को सीधा सीधा बढ़ावा दे रही है। सोनम को बोल, प्यार से उनका दिल जीते, अपने ससुराल के प्रति कर्तव्य निभाए। मौका देखते ही स्नेहा बोल पड़ी, माँ जी, आप मुझे मेरी गलती में डांट सकती हैं। हर समय मेरे मायके वालों को ताना देती हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो नीलम जी बोली, अब तुम्हारी भी जुबान चलने लगी। देख रही हो बड़ी बेटी श्रद्धा? उन्होंने अपनी बड़ी बेटी श्रद्धा की तरफ देखा तो श्रद्धा बोली, हाँ माँ, भाभी सही कह रही है। मैं अपने सास ससुर की सेवा करती हूँ, वह लोग मुझसे खुश रहते हैं। अगर बदले में वह मुझे ताना मारेंगे, मेरे मायके को बीच में घसीटेंगे, तो मुझे भी बुरा लगेगा, जैसे भाभी को लग रहा है। भाभी भी तो हर समय सास की सेवा करती है और आप उन्हें ताना मारती हैं, तो कभी ना कभी तो उनका मुंह खुलेगा ही। जैसे आज दादी ने अपने मायके को ताना मारा तो आपका मुंह खुल गया। मैं तो हमेशा यहाँ आती नहीं हूँ, 2 दिन से आई हूँ।
आप भाभी को हर बात पर ताना देती हैं। जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो सोचो भाभी को कितना बुरा लग रहा होगा। फिर शुभम भी बोल पड़ा, माँ 6 महीने से पूरी की पूरी सैलरी खर्च हो जाती है क्योंकि आप भी फिजूल खर्च करने लगी हैं। स्नेहा बड़ी कुशलता से मेरा घर और बजट दोनों देखकर चला रही थी, रिश्तों को भी निभा रही थी, पर आपकी मनमानी खर्चे से वह भी परेशान हो गई। उसके मायके वालों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वह भी अपनी मनमानी कर सकती है, पैसे उड़ा सकती है। आजकल की बहुओं की तरह मॉल मूवी देखने जाना, जीन्स टॉप पहनना, घूमना फिरना, सहेलियों के साथ मौज मस्ती करना सब कर सकती है, पर नहीं, वह इन सब से दूर अपने घर को अच्छे से चला रही है। इस घर की उसे कितनी फिक्र है। माँ, मैं नहीं चाहता था सास बहू में झमेला हो, इसीलिए दादी को फ़ोन करके मैंने ही बुलाया, ताकि दादी जब आपके मायकों को ताना मारेगी तब आप स्नेहा के दर्द को समझ पाएंगी। और दादी ने जो भी किया वह सब नाटक था, आपको सच का आईना दिखाने के लिए। नीलम जी की नज़रें बेटा बहू और दादी अम्मा के सामने शर्म से झुक जाती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि सच में उन्होंने अपनी बहू का बहुत दिल दुखाया है, क्योंकि उन्हें भी बहुत तकलीफ़ हुआ था जब अम्मा जी ने उनके मायके वालों पर उंगली उठाई। वह मायके से रोते हुए अपने घर चली आई थी। वह अपनी बहू को गले लगा लेती हैं कि तू अब घर अपने हिसाब से चला, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी ना ही टोकूंगी। शुभम बोला, दादी माँ की जय हो। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK Boys 517।